2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी सातों आरोपियों को आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रिटायर्ड कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी समेत सभी सातों आरोपियों को आज बरी कर दिया गया है। मुंबई की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, 2007 या 8 से लेकर और 2025 यानी 17 साल का सफर, तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस बीच उन पर भगवा आतंकवाद के आरोप यूपीए सरकार में लगे। 2017 आते आते उनको जमानत मिली। 2019 में वो भोपाल से चुनाव लड़ती हैं, दिग्विजय सिंह को चुनाव हरा देती हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। तो 17 साल में साध्वी प्रज्ञा या प्रज्ञा सिंह ठाकुर का सफर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने पूरी कवरेज की थी इस हादसे की, इस घटना की भी। हिमांशु, इस पूरे मामले को यदि में हम पीछे फ्लैशबैक में देखते हैं तो बड़ा गंभीर मामला था। ऐसा मामला था कि जो शुरुआत में लगातार कुछ धमाके हुए देश में। समझौता एक्सप्रेस में हुआ। समझौता एक्सप्रेस वो एक्सप्रेस थी जो भारत से पाकिस्तान चलती है। तो कुछ लोगों को इस पर आपत्ति थी कि ये भारत से पाकिस्तान क्यों जा रही है, पाकिस्तान से भारतीय लोग क्यों आ रहे हैं। तो इस पे धमाका हुआ। उसके बाद अजमेर की जो मस्जिद थी, अजमेर की दरगाह थी, वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ। उसके बाद फिर ये जो मालेगांव महाराष्ट्र का जो है, वहाँ पे एक मक्का मस्जिद के बाहर एक ब्लास्ट हुआ। तो इन ब्लास्ट में लगातार कुछ ना कुछ लोग मारे जा रहे थे। तो ये जो ब्लास्ट हुआ तो फिर लगा पूरे देश की जो जांच एजेंसियां इनमें जूझ गई कि इस तरीके से आखिर कौन लोग हैं जो लगातार धमाके कर रहे हैं। तो फिर लगातार जहाँ तक मालेगांव की बात करें, तीनों मामले अलग अलग थे। समझौता ब्लास्ट का अलग जांच हुई, अजमेर ब्लास्ट की अलग जांच हुई। और सर 2006 में मालेगांव में एक धमाका हुआ जिसमें 37 से ज्यादा लोग मरे थे, और उसके बाद 2008 में फिर से एक धमाका हुआ जिसमें साध्वी प्रज्ञा, ये दोनों धमाके अलग थे। बिल्कुल। तो जो मालेगांव यानी कि जो महाराष्ट्र में है, तो वहाँ महाराष्ट्र की एटीएस ने इस पूरे मामले की जांच की। एटीएस के चीफ उस वक्त हेमंत करकरे थे, जो मुंबई फायरिंग में जब हमला हुआ था, आतंकवादियों ने हमला किया था, उसमें उन्होंने गोलियां खाई थी, शहीद हो गए थे। तो अब बहुत ईमानदार और डेडिकेटेड ऑफिसर थे, तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की। तो जैसे जैसे जांच बढ़ती गई तो मामला अनफोल्ड होता गया, और एटीएस ने अपनी जो जांच की तो उसने पहले साध्वी प्रज्ञा को लिया, फिर उसके बाद कर्नल पुरोहित को लिया, फिर सुधाकर चतुर्वेदी को लिया, फिर ऐसे बहुत सारे लोग सामने सामने आते रहे। तो सबके, यदि हम उसकी बात करें कि एटीएस की जांच की बात करें, क्योंकि मैंने उस कवरेज को बहुत गहराई से देखा है, लगातार हम लोगों ने कवरेज किया है, तो उनकी जो चार्जशीट थी वो जो मैंने पढ़ी हुई, तो उसमें सबके अलग अलग रोल थे। साध्वी प्रज्ञा को इसलिए पकड़ा गया कि जो वहाँ पे दरगाह के सामने, मस्जिद के सामने जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक LML मोटरसाइकिल थी। वैसे तो LML स्कूटर बनाती है, मगर LML ने कुछ दिनों के लिए कुछ मोटरसाइकिल्स बनाई थी, बाइक्स बनाई थी। तो LML की बाइक में बम लगा के उसको विस्फोट किया गया। तो LML की बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम पे निकली। और साध्वी प्रज्ञा के बारे में बताऊं कि साध्वी प्रज्ञा मध्य प्रदेश की भिंडी की रहने वाली हैं, विद्यार्थी परिषद की बड़ी एक्टिव कार्यकर्ता हैं। उनके पिताजी वहाँ के डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, और अपनी अलग एनर्जी के लिए वो जानी जाती थी। तो कुछ दिन तक उन्होंने पॉलिटिक्स की, माने AVP के थ्रू पॉलिटिक्स की। फिर बाद में वो किसी बात से नाराज़ हो गई, किसी बात पे वो खिन्न हो गई, और अचानक वो साध्वी बन गई। तो उनको पकड़ा गया कि उनकी मोटरसाइकिल वहाँ से क्यों ब्लास्ट हुआ। फिर एक स्वामी असीमानंद थे, तो उनको जब पकड़ा गया अलग अलग मामलों में, तो फिर उन्होंने को बहुत सारी बातें बताई, और ये बताया कि जो ब्लास्ट की तैयारियां थी पचमढ़ी में हुई, ब्लास्ट की बैठकें डांग में हुई, गुजरात के डांग में हुई। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें तैयारियां की, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए, और ATS ने एक एक करके सबको पकड़ा। मगर जो सबसे उस पूरे ब्लास्ट में जो सबसे चौंकाने वाले नाम थे, वो थे साध्वी प्रज्ञा के, क्योंकि साध्वी थी, एक हिंदुत्व का प्रतीक थी, बहुत जोर से बोलती थी, खरा खरा बोलती थी, तीखा बोलती थी। तो सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया गया। फिर कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया। एक सेना का सर्विंग ऑफिसर, कैसे उन पे आरोप था कि उन्होंने RDX दिया इनको, और इन्होंने ब्लास्ट किया, तो उनको पकड़ा गया। बहुत चौंकाने वाला नाम था कि सर्विंग ऑफिसर कैसे। और मेजर रमेश उपाध्याय का नाम भी इसमें आया था सर। मेजर रमेश उपाध्याय का नाम भी आया था कि वो उनको असिस्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से एक पूरा ताना वाना बुना गया, और बताया गया कि ये कुछ लोग हैं जो देश में जगह जगह 3 जगह जो ब्लास्ट हुए उसके गुनहगार हैं। और साध्वी प्रज्ञा की हम बात करें तो साध्वी प्रज्ञा को बड़ा प्रताड़ित किया गया, जैसा उन्होंने कहा कि उनको प्रताड़ित किया गया, बहुत तकलीफें दी गई, बहुत मारा पीटा गया, बहुत एट्रोसिटीज़ की गई उनके साथ गुनाह कबूल करवाने को लेके। तो उस तरीके से, मगर जैसे ही सरकार बदली, ये सारी जब जांच हो रही तब UPA की गवर्नमेंट थी, मगर फिर 2014 से NDA की सरकार आई, मोदी प्रधानमंत्री बने, तो सब कुछ बदलता गया। सर पहले मामला ATS के पास था, एंटी टेरर स्क्वाड मुंबई का जो था, उसके बाद मामला 2011 में NIA के पास गया, उसके बाद 2016 में चार्जशीट फाइल की गई, और 16 के बाद 17 में साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिली थी 25 अप्रैल, और उसी साल
25 अगस्त 2017 को ही कर्नल पुरोहित को जमानत मिली। तो फैसला आते आते 17 साल लग गए और साध्वी प्रज्ञा आज भी कहती कि बहुत प्रताड़ित किया गया, मुझे रुलाया गया, जबरदस्ती बयान दिलवाए गए। तो 2011 में जो एनआईए की जांच हुई और एटीएस की जो जांच हुई उसमें क्या कोई अंतर था, या उसी जांच को एक्सटेंड करके एनआईए ने आगे बढ़ाया था? अंतर तो नहीं कह सकेंगे, बात यही कहेंगे कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में पहले एटीएस ने जांच की, और हम जानते हैं महाराष्ट्र पुलिस अपनी जांच में कितनी काबिल, देश के कुछ अच्छी काबिल पुलिस फोर्स यदि कोई है तो वो मुंबई पुलिस का नाम लिया जाता है, महाराष्ट्र पुलिस का नाम लिया जाता है। तो उन्होंने एक जांच की, फिर बाद में जब सरकार बदली तो ये पूरा मामला एटीएस को ट्रांसफ़र, एनआईए को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो एनआईए ने जांच की। फिर इस दरमियान क्या हुआ कि बहुत सारे जो गवाह थे हॉस्टाइल हो गए, और मेरे पास बहुत सारे गवाहों ने सर बयान भी 343 गवाह इस केस में बनाए गए थे, बिल्कुल, जिसमें बाद में 37 गवाहों ने अपने बयान बदल लिए थे। और आज जब फैसला आया है तो यही कहा गया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। एनआईए की जो चार्जशीट है उसमें और इतने उस चार्जशीट पे फिर ये भी कहा गया कि जो मोटरसाइकिल है उसका ताल्लुक उससे नहीं निकला, साध्वी प्रज्ञा के नाम पर बाइक जरूर थी, लेकिन साध्वी प्रज्ञा कहना था कि वो बाइक पहले किसी को बेच चुकी थी। हाँ, तो इस मामले में उनसे वो बरी हो गई। फिर कहा गया कि उनकी जहाँ जहाँ बैठकें हुई, चाहे पचमढ़ी में हुई, चाहे भोपाल में हुई, या चाहे डांग में हुई, इसका कोई सबूत नहीं है। तो इस मामले में कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई कनेक्शन नहीं आ रहा। फिर उसके बाद जो आरडीएक्स देने की बात की, तो वो आरडीएक्स कहाँ से लाया गया, किसको दिया गया, तो ये भी कोई जांच एजेंसी प्रूव नहीं कर पाई। तो कुल मिला के सारे लोगों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने इस पूरे मामले में बहुत स्ट्रांग वो कमेंट किया है कि ये बहुत गुफफ हुआ है और ऐसा कभी केस नहीं बनाया जाना चाहिए इतने सब लोगों के खिलाफ। कोर्ट ने यहीं तक नहीं रुका। कोर्ट ने कहा कि ये सारे जो आरोपी थे उन सबको 2-2 लाख रुपए पैसे भी दिए जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी लंबी सजा भुगती है। मगर फिर हम बात करें प्रज्ञा भारती की या प्रज्ञा ठाकुर की, या जिनका नाम है प्रज्ञा सिंह थी, और जिनको प्यार से लोग पप्पी भी बोलते थे, है ना। एक बार हम लोग प्रज्ञा भारती से मिलने गए तो वहाँ कुछ महिलाएं आई, उनसे पप्पी बोल रही थी। तो मुझे पता लगा कि उनके पुरानी सहेलियाँ थी वो। तो पप्पी की ज़िंदगी देखिए कि कैसे वो एबीवीपी की कार्यकर्ता थी, कैसे अचानक कुछ विचलित हुई या उनका कुछ रास्ता भटका तो वो साध्वी हो गई। साध्वी से फिर उनका नाम इस आतंकी टेररिस्ट में आ गया, और फिर अचानक उनको बीजेपी लाती है और चुनाव का टिकट देती है और चुनाव लड़वा देती है दिग्विजय सिंह के खिलाफ। और एक अननोन पर्सनालिटी जो दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतारी जाती है और वो दिग्विजय सिंह को धूल चटा देती है, दिग्विजय सिंह को इतने बड़े अंतर से हराती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। और फिर एक बात वो निकल के आती है कि जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद की बात कही थी, सैफरन टेररिज्म की बात की थी, जिस पर आरोप लगता है कि ये जुमला था सुशील शिंदे का था, जो उस वक्त के केंद्रीय गृह मंत्री थे, ये जुमला था पी चिदम्बरम का था, और दिग्विजय सिंह पे नाम कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह के नाम को इस सबसे जोड़ा जाता है। मगर आज दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है पार्लियामेंट में के बाहर कि धर्म से कोई आतंकवाद जुड़ा नहीं होता, ना हिंदू आतंकवाद होता, ना मुस्लिम आतंकवाद होता है। तो कुल मिला के प्रज्ञा भारती की ज़िंदगी कितनी बदल गई और कितनी उथल पुथल हुई कि वो सांसद बनी, सांसद के बाद फिर वो बीमार रहीं और अब वो फिर एक रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रही हैं। और अब देखना ये है कि इस फैसले के बाद अब वो क्या करती हैं, क्या वो फिर से पॉलिटिक्स में आती हैं। 15 साल सर बीत गए, फैसला आने में 15 साल का समय लगा। इस दौरान आपने भी कवरेज की लगातार, जब से मामला उठा 2008 के बाद से 2011 में एनआईए के पास गया, उसके बाद साध्वी प्रज्ञा 2017 जब रिहा हुई, जब उनको जमानत मिली, तो 2019 में भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं और जैसा आप बता रहे हैं बड़े अंतर से जीती है। दिग्विजय सिंह पूर्व जो कि मुख्यमंत्री थे और अभी फिलहाल राज्यसभा सांसद है, उनको हराया था, लेकिन 17 साल फैसला आने में लग गए। 17 साल के इस सफर को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने हर एक पल, हर एक रिपोर्ट को कवर किया था, हर एक जो घटना घटी थी उसको कवर किया था, 2019 के चुनाव भी कवर किए थे। तो देखो बहुत लंबी जर्नी है ये, और इस दरमियान साध्वी प्रज्ञा का नाम एक केस में हो रहा था, वो था सुनील जोशी हत्याकांड में। सुनील जोशी यहाँ देवास के रहने वाले एक प्रचारक ही थे, 2007 में जो हत्या हुई। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनकी हत्या कर दी गई, तो उनकी हत्या में भी साध्वी प्रज्ञा का नाम आया। तो जो मालेगांव ब्लास्ट में जब वो वहाँ जेल में थी तो उनको फिर देवास लाया गया, फिर उनको मध्य प्रदेश पुलिस देवास लेके आई और यहाँ उसकी जांच की, और उसकी चार्जशीट भी हम लोगों ने कई दफ़ा बदलते देखी। माने कभी बदला होता, कभी ऐसा होता, कभी वैसा होता, उनके गवाहों को भी हम लोगों ने बदलते देखा, वो भी देखा। और फिर जो एनआईए और जो एटीएस की चार्जशीट थी वो भी हम लोगों ने उसमें उतार चढ़ाव देखे, गवाहों को बदलते देखा। तो कुल मिला के एक न्याय व्यवस्था हमारी किस तरीके से चलती है, जितना लंबा न्याय प्रक्रिया न्याय होता है, तो कहते हैं ना जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, यानी न्याय पाने में जितना देरी होगी उतना न्याय नहीं मिलेगा।
तो हमारे देश की ये प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है कि इतनी लंबी कानूनी व्यवस्था चलती है, कानून केस से चलते हैं कि कई लोग हॉस्टाइल हो जाते हैं। अच्छी खासी जांच ढीली हो जाती है और इतनी ढीली हो जाती है कि फिर लोग छूट जाते हैं। मगर यदि कोर्ट ने छोड़ा है तो वो निश्चित ही किसी सबूतों के आधार पर छोड़ा जाएगा, क्योंकि कोर्ट सबूत ढूंढती है। कोर्ट किसी का चेहरा नहीं देखती है, कोर्ट सबूत ढूंढती है। यदि सबूत नहीं मिलेंगे तो कोई भी आरोपी हो उसको बरी किया जाएगा। इस पूरे मामले में निश्चित ही एक बड़ा बदलाव आया है और ये फैसला लंबे समय तक याद रखा जाएगा। 2008 मालेगांव में ये ब्लास्ट हुए थे। नासिक के अंदर मालेगांव एक जगह है जहां पर ये हादसा हुआ, 6 लोग मरे थे और 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। 2008 में ये केस बनाया गया, एनआईए के पास केस गया, लेकिन भगवा आतंकवाद का शब्द 2008 में इस हमले के बाद गढ़ा गया। जब गृह मंत्री थे चिदम्बरम जी, या उसके बाद भी इस सैफ्रॉन टेरर को आगे बढ़ाया गया। तो आज बीजेपी भी यही कह रहे कि ये भगवा आतंकवाद जैसा शब्द ना कभी था, ना कभी है और ना कभी होगा। वहीं जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि इंसाफ नहीं मिला, फैसला आया है लेकिन अभी इंसाफ नहीं मिला है। हम अपर कोर्ट जाएंगे, इसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, अगर हाई कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हाँ, निश्चित ही अब उनके पास सारे रास्ते खुले हुए हैं, मगर जिस तरीके से इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद भी सारे के सारे आरोपी बरी हो जाते हैं तो कुछ सवाल खड़े होते हैं हमारी कानून व्यवस्था पर, हमारी जांच एजेंसियों पर। मगर बीजेपी के लिए फैसला बहुत सुकून देने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के भगवा चेहरे वाले नेताओं को एक टेररिज्म से जोड़ा जाता था, वो थ्योरी, हालांकि मोदी जी के आने के बाद से वो थ्योरी ध्वस्त तो हुई है, मगर इस फैसले के बाद से वो थ्योरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। इसलिए हमने देखा कि चाहे उमा भारती हो, चाहे बीजेपी के बड़े बड़े नेता हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले में एक कांग्रेस का जो एक नरेटिव था उसको ध्वस्त करने की खुशी मनाई है। 2008 में भी रविशंकर प्रसाद ने जब ये हमला हुआ था तब बीजेपी के प्रवक्ता थे, तब उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि कांग्रेस ये पूरा मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। तो सर, पहले जब ये मामला आया था 2008 मालेगांव का, तो पहले इसमें मुस्लिम टेररिज्म का तार जोड़ा गया था, क्योंकि 2006 में भी एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें कब्रिस्तान में मालेगांव के 37 लोग मरे थे। तो कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जानबूझकर उस वक्त की यूपीए सरकार ने इसको हिंदू आतंकवाद से जोड़ा, मुस्लिम टेरर इसमें जुड़ा हुआ था, लेकिन जो जांच की दिशा है वो हिंदू टेररिज्म यानी भगवा आतंकवाद की तरफ बढ़ाई गई। निश्चित ही ये जो जांच एजेंसियां होती हैं वो अपने तरीके से काम करती हैं, मगर सब कुछ बहुत सबूतों के आधार पर होता है। और जिस तरीके से बहुत सारे, अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि बहुत सारे फैसलों में या बहुत सारे केसेस में जिस तरीके से अंत होता है वो बहुत चौंकाने वाला होता है। चाहे इसके पहले हमने अभी 2 दिन पहले मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में देखा है कि वहाँ भी इतने सारे आरोपी इतने साल केस चलने के बाद भी बरी हो गए, और अब यहाँ देख रहे हैं बरी हो गए। तो आखिर ये सारा कुछ जांच एजेंसियों पे सवाल खड़े करता है, हमारी कानूनी व्यवस्था पर सवाल करता है। मगर ये आज का फैसला बीजेपी और साथ साथ साध्वी प्रज्ञा या भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए बहुत सुकून देने वाला है। बिल्कुल, तो मालेगांव ब्लास्ट का फैसला आ चुका है, सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। हमारे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी ने जैसा बताया कि कैसे ये पूरा केस आगे बढ़ा, कैसे एनआईए ने चार्जशीट दाखिल करी है, कैसे सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। और जो भोपाल की पूर्व सांसद थी, आज कोर्ट में जब ये फैसला आया तो वो रो पड़ी। उन्होंने कहा बहुत प्रताड़ित किया गया, मैं व्हील चेयर पर आ गई, मुझे कोर्ट में मेरे साथ जबरदस्ती प्रताड़ना हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इन सभी का विश्लेषण करने के लिए। और जो 7 आरोपी बरी हुए हैं, अब जो पीड़ित हैं उन्होंने कहा है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे।